जय हिंद दोस्तों, सीसेट की क्लास हम लोग कर रहे थे। 2017 की पीवाईक्यू करने हैं और माफ़ी चाहता हूँ, पिछले वीक शायद सीसेट की क्लास एक भी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है जीवन में, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। खैर, अब विश्वास दिलाते हैं कि ये क्लास रेगुलर चलेगी और आपको प्रीलिम्स के लिए एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूरी है नाम से चल रहा है, वह भी कंप्लीटली शुरू हो जाएगा। पूरी ऊर्जा के साथ उसको शुरू करने वाले हैं। प्लस एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको भी और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। इंडियन पॉलिटी आपकी शुरू हो गई है, टॉपर्स आंसर राइटिंग चल ही रही है। अब बेहतर तरीके से चीजें चलती रहेंगी। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब कोई ऐसा काम ना आए, ऐसी कोई वजह ना हो जिससे क्लास मिस हो जाए आपकी या मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 62 पे थे शायद, 62 यस। हम लोग अंतिम जो है वह 62 कंप्लीट किए थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जो नए हैं वो पहली वीडियो देख कर आए, इसमें पहला वीडियो लिखा हुआ है क्लास 1, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी। अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि फर्स्ट वीडियो अवश्य देख कर आएँ, उसमें लिखा होगा क्लास 1। ये क्लास 17 है। सिलेबस वाली मिला लें तो क्लास 18 है। तो चलिए पढ़ते हैं। भूमि उपयोग में दृश्य भूमि पैमाने के उपागम से संरक्षित क्षेत्रों के बाहर और अधिक जैव विविधता को प्रोत्साहन मिल सकता है। वर्ष 1998 में हरिकन प्रबंधन मिच के दौरान पर्यावरणीय कृषि पद्धतियों के उपयोग करने वाले फार्मों का पारंपरिक तकनीकों के उपयोग करने वाले फार्मों की तुलना में क्रमशः होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला में 58%, 70%, 99% कम नुकसान हुआ। यानी कि मिच के दौरान पर्यावरणीय कृषि पद्धतियों के उपयोग करने वाले फर्मों का पारंपरिक तकनीकों के उपयोग करने से इतना कम नुकसान हुआ। यानी कि ये पारंपरिक तकनीक से के उपयोग से जो फर्म काम कर रही हैं, उनसे कम नुकसान तब होता है जब वह हरिकन मिच के दौरान इस पद्धति से काम करें। कोस्टारिका, ये सब देशों के नाम है। होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, ये सब देश के नाम है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप इसको पढ़ोगे। ठीक है। कोस्टारिका में वानस्पतिक वात रोधो, विंड वृक्ष और बाढ़ कतारों के उपयोग से पक्षी विविधता में वृद्धि के साथ साथ किसानों की चरागाह और कॉफी से होने वाली आय में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। प्राकृतिक अथवा अर्ध प्राकृतिक आवास के निकटतर कृषि भूमि होने पर मधुमक्खियों से होने वाला परागण अधिक प्रभावकारी होता है। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की 107 अग्रणी फसलों का 87% परागण करने वाले जंतुओं पर निर्भर है। कोस्टारिका, निकारागुआ, कोलंबिया में वन पशुचारी प्रणालियां जिनमें पेड़ चरागाह भूमियों के साथ एकीकृत हैं, पशु उत्पादन की धारणता में सुधार ला रही है और किसानों की आय में विविधता और वृद्धि ला रही है। सर, आपने कुछ समझाया क्यों नहीं? क्योंकि ये पेपर हमने बताया है, कुछ क्वेश्चन जरूर टफ होंगे। 27 अगर आएंगे तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन जो पैराग्राफ टफ होता है उसका जो ऑप्शन है वह इजी होता है। तो ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं जो भूमि उपयोग कैसे होता है, क्या तकनीक होनी चाहिए कृषि करने की, इस पर आधारित है। तो ये थोड़ा-सा समझने वाला था। अब यार मेरी तरह धीरे-धीरे आप पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है? अब हम इसको देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत आसान होंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। जो नए हैं वो पहला वीडियो देख कर आए, पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि पहला है ये। ऐसे एग्ज़ाम में होता है, सीसेट का पेपर ओपन किया, पहला ही टफ आ गया। आधा तो वहीं काम खत्म कि अरे यार पेपर टफ आता है। ऐसा नहीं है। अन्य जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है 2017 के पीवाईक्यू 16 के, 15 के, 14 के देख चुके हैं। 2-4 टफ होते हैं, बाकी सब आसान होते हैं। वही प्यारा अपना निष्कर्ष इन्फरेंस, हमारे पुराने साथी निष्कर्ष से इन्फरेंस से परिचित हो चुके हैं। पहला कह रहा है, जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्राय फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती हैं। जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्रायः फार्म उत्पादन में वृद्धि करती हैं और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती हैं। अब देखो, इस शब्द को इसने किस तरीके से लिखा? असुरक्षितता को कम करती हैं। असुरक्षित हैं आप, उसको कम करना, इसका मतलब क्या होता है?
असुरक्षित यहाँ पर आ भी लगा दिया और यहाँ पर कम भी लिख दिया। इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता था सिंपल अगर देखें तो? ऐसे ही शब्दों में फँसाएगा कई बार। जबकि आपको समझना चाहिए असुरक्षित को कम करने का मतलब है असुरक्षा जो है उसको कम करने का मतलब है सुरक्षा करना, सुरक्षा को बढ़ाना, असुरक्षा कम करना। हमने कहा आप सुरक्षित कम हैं, हमने कहा आप सुरक्षित कम हैं, तो आपको डर लगेगा यार सुरक्षित कम हैं हम। या मैं ये कहूँ असुरक्षित कम है, तो उसका उल्टा हो गया ना, आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां अगर हैं, तो उत्पादन में वृद्धि भी होगी और आपदाओं से सुरक्षा भी मिलेगी। तो असुरक्षितता को कम करती हैं यानी कि सुरक्षित करती हैं, ये इसका मतलब होना चाहिए। जो शब्दों की फेर में बदल कर इसने आपको कठिन बना दिया। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बहुसंख्यक हैं। वैसे ही यहाँ मैं आपसे अगर कहूँ आपकी जो गरीबी है वह कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? गरीबी कम हो रही है यानी आप पैसे वाले हो रहे हैं। वही यहाँ पर लिखा है असुरक्षित कम हो महसूस करना यानी असुरक्षितता को कम करना यानी सुरक्षित करना। तो ऐसे शब्दों को भी ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, विश्व के सभी देशों को पर्यावरणीय कृषि के स्थान पर पारंपरिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी देशों को। मैं ऊपर वाले में मैंने ज़्यादा समझा दिया क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको जीएस में भी मिलेंगी और जीएस 1 जो प्रीलिम्स का होता है ना, वहाँ भी देगा। अब ऐसा स्टेटमेंट अगर दे देगा, तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आपका 90% क्वेश्चन गलत ही होकर आएगा अगर आप ढंग से नहीं पढ़ा। जीएस 1 में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ये मैंने पहला वाला जो है, इसलिए इसको इस तरीके से आपको बताया कि आप जीएस 1 का क्वेश्चन करते समय भी ध्यान रखें, वरना ये क्वेश्चन तो आसान है। अभी देखो सभी आ गया, तो ये गलत हो गया, कहीं सभी देशों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। अगला देखते हैं, संरक्षित क्षेत्रों में वहां की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। संरक्षित क्षेत्रों में वहां की जैव विविधता को नष्ट किए बिना पर्यावरणीय कृषि की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या ऐसा कहीं उसने बोला था पैराग्राफ में कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं? उसने तो संरक्षित क्षेत्रों की बात ही बहुत कम की थी, एक आध पॉइंट में कहीं कही थी, वरना ये बात ही नहीं उसने कही थी। खाद्य फसलों की उपज तब अत्यधिक होगी जब उनकी खेती में पर्यावरणीय कृषि पद्धतियां अपनाई गई हों। उपज अत्यधिक होगी कि नहीं इसकी भी बात नहीं की थी उसने। उसका कहना है जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां फार्म उत्पादन में तो वृद्धि करेंगी ही करेंगी, साथ ही आपदाओं के प्रति सुरक्षित भी करेंगी। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब यही है। तो इसका सटीक आंसर ए होगा क्योंकि बाकी तीनों गलत हैं। जब हम एक सही कर रहे होंगे तो हमें या श्योर होना है कि 3 गलत हम अवश्य दिखा दें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आसान होना चाहिए। भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यावधि चुनौती निम्नतर से उच्चतर प्रौद्योगिक क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर मूल्यवर्धित क्षेत्रों, निम्नतर से उच्चतर उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ने की है। यानी चुनौती क्या है ये बता दिया विनिर्माण सेक्टर में। हमारे यहाँ विनिर्माण सेक्टर ही नहीं है। सभी जगह क्या होता है एग्रीकल्चर होता है पहले, जैसे अपने यहाँ भी था स्टार्टिंग में सब एग्रीकल्चर कर रहे थे। फिर वहां से मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, विनिर्माण में जाते हैं, चीजें बनती हैं। उसके बाद हम टर्सरी सेक्टर में जाते हैं जो पढ़ाना हो गया या सर्विस प्रोवाइडर चाहे जोमेटो के हों, चाहे स्विगी के, ओला, उबर के हों या आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के हों या आपके कोई आईटी सेक्टर में कॉल जो करते हैं हेल्पलाइन नंबर वाले वह हों, डॉक्टर हों, ये सब टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ भारत में, हम कृषि से सीधे कहाँ आ गए? टर्शरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं लोग। कौन लगा रहा है इंडस्ट्री? बहुत कम लोग लगा रहे हैं। सबको लगता है हम जॉब पा जाएँ। कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा है वह टर्शरी सेक्टर में जॉब करना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ विनिर्माण क्षेत्र नहीं है सही से।
हम लोगों ने उसको मिस कर दिया, इसीलिए हमारी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई, वरना और बेहतर ग्रोथ होगी। तो चुनौती क्या है उसके लिए ये बताया जा रहा है। मध्यम प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी लगी होती है और उनमें संसाधनों का प्रक्रमण होता है। और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुख्य रूप से अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी लगी होती है। तो मध्यम प्रौद्योगिकी उद्योगों की बात कही है इसने और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की बात कही है। दो टाइप के उद्योग बताए हैं। संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को प्रकल्पित 25% तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। यानी हमें वहां जाकर फोकस करना है जहां मांग बढ़ रही है, तभी तो हम उसकी मांग को पूरा कर पाएंगे। जब कोई कहेगा कि भैया हमें एक स्टूल बना के दो, तभी तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे स्टूल को। इन क्षेत्रों में अधिकांश रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी लगी होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उपयुक्त परिच्छेद में फिर से देखो निष्कर्ष, इन्फरेंस। अब जब आप ज्यादा पढ़ लोगे ना तो ये लाइन आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, तो आपको पता है इन्फरेंस, तो तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा 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 ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए। तो चलिए, मध्यम प्रौद्योगिकी और संसाधनों का प्रक्रमण करने वाले उद्योगों में भारत की जीडीपी उच्च मूल्य वर्धित उच्च उत्पादकता स्तरों को दर्शाती है। क्या उसने जीडीपी को ये बताया था कि उत्पादकता को दर्शाती है? कि उसने ये बताया था संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को प्रकल्पित 25% तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्व बाजार के उस क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनकी मांग बढ़ रही है। ये बताया था या इसने ये बताया था कि उत्पादकता स्तरों को दर्शाती है? क्या बताया था उसने? सिंपल सी लाइन में बता रहा है वो। भारत में अत्यधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी वाले विनिर्माण का संवर्धन करना संभव नहीं है। संभव नहीं है ऐसे शब्द पहले ही गलत होते हैं, मैंने कई बार बताया। तो वैसे भी आपको कहीं पे भी पैसेज में ये नहीं कहा है कि ऐसा संभव नहीं वैसा संभव नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। भारत को जब जल्दी में आप होंगे ना, क्योंकि बहुत स्पीड में काम करना होता है, अगर आपको लग रहा है कि यार कम क्वेश्चन रह गए, तो ऐसे स्टेटमेंट जैसे ही आए वैसे ही कट करके ऑप्शन को सही करके कोई आगे निकलना है। ठीक है, जब आपके पास समय है तो आप पर्याप्त पढ़ेंगे कि पैसेज में है या नहीं। समझ गए? क्योंकि 90% से ज्यादा, या मैं कहूँ लगभग लगभग गलत ही होते हैं ऐसे शब्द आए तो। भारत को अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास में सरकारी सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए और गैर सरकारी निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़े। भारत ने पहले से ही विश्व बाजार के उन क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। क्यों से सही है? आइए, उसने क्या बोला? संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को प्रकल्पित तक बढ़ाने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्रों को उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता है जिनमें बढ़ती हुई मांग की प्रवृत्ति है। तो ये कब कब्जा कर पाएंगे हम? क्या निष्कर्ष निकलता है? हमें क्या करना चाहिए कब्जा करने के लिए? हमें उसका जो निवेश है, जो फंडिंग है, जो उद्योग हैं, उनको हमें स्थापित करना चाहिए। वह कैसे होगा? चाहे सरकार के थ्रू हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो। तो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आप उसे प्रोत्साहित करें निवेश करने के लिए, तो सरकार भी निवेश करे, जिससे हम ये जो मांग है इसको पूरा कर पाए। ये जो विश्व बाजार की मांग बढ़ रही है इस पर कब्जा कर सकें, उसकी मांग को पूरा कर सकें। समझ गए? आप जब पढ़ोगे ना चारों स्टेटमेंट, तब उसमें से कंपेयर करना कि क्या सही क्या गलत। कुछ अपने आप गलत हो जाएंगे और कुछ उस पैसेज के थ्रू गलत होंगे। ठीक है, चलिए, आज 2017 का कंप्लीट हो जाएगा, हम कल से 2018 का करेंगे। पीवाईक्यू पीवाईक्यू सारे हम कराए दे रहे हैं। पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ करेंगे। सारे पीवाईक्यू 2011 से 2025 तक के कंप्लीट कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। पिछले दशक के दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न व तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के साथ और अधिक सुदृढ़ हुई है। यानी सब कृषि वाले पूछ दिए क्या? ये इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन है। भूमि जो ऊपर कृषि वाला था इकोनॉमी में आएगा, ऊपर उद्योग विनिर्माण क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र हो या विनिर्माण दोनों आपके इकोनॉमी में आएंगे। तो ये भी इकोनॉमी का ही है। इकोनॉमी और आपका इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ये ज्यादा आते हैं। कभी कभी पॉलिटी और साइंस टेक जियोग्राफी भी आ जाता है।
पिछले दशक के दौरान भारतीय कृषि खाद्यान्न व तिलहन का रिकॉर्ड उत्पादन करने के साथ और अधिक सुदृढ़ हुई है। इसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई खरीद से भंडार गृहों में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी बढ़ोतरी हुई है। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। भारत चावल, गेहूं, दूध, फल, सब्जियों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। शीर्ष उत्पादक नहीं कहा, उत्पादकों में से एक है। फिर भी विश्व भर के न्यून पोषित लोगों का एक चौथाई भाग भारत में है। हमारे यहाँ फिर भी पोषण की कमी है, कोई दुबले लोग हैं, कोई छोटे लोग हैं, तो हमारे यहाँ पोषण की फिर भी कमी है। औसत रूप से देश के कुल परिवारों के लगभग आधे परिवारों में कुल व्यय का लगभग आधा व्यय भोजन पर होता है। मतलब देश के कुल परिवारों में से लगभग आधे परिवार में कुल व्यय का लगभग आधा व्यय भोजन पर होता है। यानी मान लो 140 करोड़ अगर लोग हैं, तो उसमें 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अगर 100 रुपया पैदा कर रहे हैं तो 50 रुपए खाने पे जा रहा है। नहीं समझ में आया? रिपीट करके फिर से पीछे भी जाकर समझ लीजिएगा, ठीक है? कोरोलरी, उपगम, उपनिगमन। कोरोलरी पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कोरोलरी क्या होता है। चलिए पढ़िए, आंसर दीजिए, देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। गरीबी और कुपोषण को कम करने के लिए खेत से थाली तक की मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करना जरूरी है। दूसरा है, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने से भारत में स्वतः ही गरीबी और कुपोषण दूर हो जाएगा। उसने तो कहा उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी कुपोषित हैं लोग। उसने तो बोला ना उत्पादन बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। भारत की कृषि उत्पादकता पहले से ही बहुत अधिक है और इसे और अधिक बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा, वो तो कुपोषण पे बात कर रहा है। सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधि का आवंटन करने से भारत से गरीबी और कुपोषण का अंततः उन्मूलन हो जाएगा। कहीं उसने पैसे की बात नहीं की कि पैसा लगाओ, ऐसा करो, वैसा करो। उसने ये जरूर बात कही है कि उत्पादन तो मतलब भर का हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है थाली में, फिर भी कुपोषित है। इसका मतलब है जो श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है, उसको सही करो, उसको दक्षता में लाओ, वो ज़्यादा सही है, ना कि अन्य। सिंपल क्वेश्चन था, इतना ईज़ी था ये, जितना पिछले वाला थोड़ा-सा घुमा के पूछा गया था, इतना ही ये ईज़ी था। राज्य मोतियों के समान है, ठीक है। केंद्र वह धागा है जो उन्हें हार में पिरोता है। यदि धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाएगा। केंद्र जो शक्तिशाली है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन कह सकते हैं। केंद्र शक्तिशाली अपने यहाँ बनाया गया है, हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं पूरा विस्तार से। 3-3 घंटे में एक-एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया, केंद्र शक्तिशाली है। अविभाजित केंद्र है, विभाजित राज्यों का। राज्य टूट सकते हैं, राज्य उत्तर प्रदेश टूटकर उत्तराखंड बन सकता है, राज्य आंध्र प्रदेश टूटकर तेलंगाना बन सकता है, लेकिन देश नहीं टूट सकता है। समझ गए? तो पढ़ते हैं। विचारों में कौन सा एक उपयुक्त कथन की संपुष्टि करता है? कौन बताता है कि वह लाइन जो लिखी है वह सही लिखी है? शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ बनाते हैं। मैंने तो बोला शक्तिशाली राज्य नहीं है, केंद्र शक्तिशाली है। शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है, आवश्यक है केंद्र का शक्तिशाली होना। शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्तता में बाधा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है वह। राज्य की स्वायत्तता संघ के लिए पूर्व अपेक्षा है, ऐसा भी नहीं है। वह यही कहना चाहता है कि शक्तिशाली अगर केंद्र है तो राष्ट्रीय अखंडता हेतु वह जरूरी है। धागा मजबूत होना आवश्यक है, जिससे मोती बिखरे ना। समझ रहे हो? तो उसका कहने का मतलब सिंपल वही है, तो कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं। वास्तव में लाइक कमेंट आप लोग कर देते हो, उसके लिए थैंक यू। वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निर्धनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसा कि महानतम व्यक्ति को, और इसलिए सच में मैं मानता हूँ कि यह स्पष्ट है कि हर उस व्यक्ति को जिसे सरकार के अधीन रहना है, सबसे पहले अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए। और मेरा यह अवश्य मानना है कि इंग्लैंड का निर्धनतम व्यक्ति सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं है जिसके अधीन स्वयं को करने में उसकी कोई राय नहीं रही है। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है! कहना क्या चाहते हो? स्पीड में पड़ गए साहब, ऐसे एग्जाम में होता है। हमें लगता है स्पीड में पढ़ लो, टाइम कम है, और वो स्पीड में पढ़ने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा हुआ है कई बार आपके साथ? चलिए देखते हैं क्या कहता है फिर से। वास्तव में मेरा मानना है कि इंग्लैंड में निर्धनतम व्यक्ति अगर कोई है, निर्धनतम व्यक्ति को भी एक वैसा ही जीवन जीना है जैसे कि महानतम व्यक्ति को। सिंपल समझ में आया? और इसलिए सच में मैं मानता हूँ यह स्पष्ट है
कि हर उस व्यक्ति को जिसे सरकार के अधीन रहना है, सबसे पहले अपनी सहमति से स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए। इंग्लैंड में कैसी व्यवस्था है, ये आप पॉलिटी में पढ़ते हो, ये भी पॉलिटी का ही कह सकते हैं कहीं न कहीं क्वेश्चन। अ, अपने यहाँ की व्यवस्था अलग है, इसने अपने यहाँ की बात नहीं कही, इंग्लैंड की बात कही। तो अगर सरकार के अधीन ही रहना है, तो हमें पहले ही सरकार के अधीन खुद को कर देना चाहिए। और मेरा यह अवश्य मानना है कि इंग्लैंड का निर्धनता व्यक्ति सही अर्थ में ऐसी सरकार से कतई बंधा हुआ नहीं है, जिसके अधीन स्वयं को करने में उसकी कोई राय नहीं रही है। तो तर्क प्रस्तुत करता है, वो देख लेते हैं तर्क पहले। संपत्ति का सबको समान वितरण, कहीं संपत्ति की बात कर रहा होगा क्या? शासितों की सहमति के अनुसार शासन, निर्धनतों के हाथ में शासन, कहीं निर्धनतों के हाथ में शासन की बात कर रहा है, संपत्ति की बात कर रहा है, धनिकों का स्वत्वहरण कहीं बात कर रहा है, नहीं। तो शासितों की सहमति के अनुसार शासन की बात कर रहा है, जो शासित लोग हैं, उनकी सहमति के अनुसार शासन हो, ठीक है? शासकों के अनुसार शासन ना हो, शासित के अनुसार शासन हो, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा उसने लिखा है, स्वयं को सरकार के अधीन कर देना चाहिए। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही ये तर्क सही है और इसी के साथ हम लोगों ने 2017 का जो कंप्लीट है, कॉम्प्रिहेंशन वो कंप्लीट कर लिया। 2018 का हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।